जैन साथियों, आज हम फिर से करने वाले हैं आर्मी क्लर्क के लिए। ये मॉडल पेपर 2 है। अगर इससे पहले आपने अगर मॉडल पेपर 1 नहीं देखा है तो जाइए आर्मी के मॉडल पेपर के प्लेलिस्ट में जाइए और पेपर आप 1 देख सकते हैं। और ये आपके लिए सीरीज में डेली लेकर आता हूँ, शाम के 7 बजे लेकर आता हूँ, 7 बजे लाइव होता हूँ। अगर आप आर्मी क्लर्क के लिए इंग्लिश या फिर मैथ का क्लास लेना चाहते हैं तो आप 1+ डिफेंस एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा फी है, जिसमें कि आपके आर्मी क्लर्क के जितने भी सिलेबस हैं, जैसे इंग्लिश में जितने भी सिलेबस हैं, मैथ में जितने सिलेबस हैं, आपके कंप्लीट हो जाएगा विद इन टाइम में। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन है। आज का पहला क्वेश्चन है, बिंबिसार का दूसरा नाम क्या था? देखिए, बिंबिसार कौन थे? बिंबिसार जो थे ये हर्यक वंश के संस्थापक थे। एक नोट तो आप ये भी कर लीजिए। देखिए, जब भी क्वेश्चन के आप पढ़ें, अगर नहीं पता है इसमें जो भी पॉइंट है इसको नोट जरूर कर लें, क्योंकि ये आपका ये मॉडल पेपर है, आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, देखिए तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन था बिंबिसार का दूसरा नाम क्या था। देखिए, बिंबिसार का दूसरा नाम क्या था? तो श्रेणिका क्या था? बिंबिसार का दूसरा नाम था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। और आप भी देख लें कि आपके कितने क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, लास्ट मुझे कमेंट करके बताना कि सर मेरे इतने क्वेश्चन इसमें सही हैं। ठीक है, और अगर आप आर्मी क्लर्क के लिए ई बुक लेना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर मुझे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे है, निम्नलिखित में से किसने मगध की राजधानी को अस्थायी रूप से वैशाली स्थानांतरित कर दिया? यानी कौन थे? यानी कि उदयन थे या शिशुनाग थे, कासालोका थे या फिर महापद्म नंद थे? कौन थे? यानी कि मगध की राजधानी को अस्थायी रूप से वैशाली स्थानांतरित कर दिया था, वो कौन थे? ये थे ऑप्शन नंबर बी है आपका आंसर, जो कि है शिशुनाग थे। शिशुनाग आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन आपके पास है विलियम बेंटिक, वारन हेस्टिंग्स और लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर। कौन थे? देखिए, तो आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, जो क्या है? वारन हेस्टिंग्स के थे, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, पता करना है क्या कौन सा इसमें से जो मैच नहीं कर रहा है। जैसे कि रामकृष्ण मिशन बीच, ये कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में है। ऐसे में जो आपको मैचिंग नहीं हो उसका आंसर आपको चुनना है। वो जो ही कह रहा है जो कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, पहला ऑप्शन ये था। दूसरा ऑप्शन क्या है? चांदीपुर बीच उड़ीसा में है, गोल्डन बीच तमिलनाडु में है, माफ कीजिए मरारी बीच कहाँ है? गोवा में है। तो आपका आंसर यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी है, जो क्या है? मरारी बीच है। मरारी बीच क्योंकि देखिए ये कहाँ है? तो केरल में है, लेकिन आपका यहाँ दिया है गोवा में, इसलिए आपका आंसर क्या है? गलत है, ये मैच नहीं कर रहा है। तो कौन सा मैच नहीं कर रहा है? ऑप्शन नंबर डी मैच नहीं कर रहा है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू की है? कौन सा राज्य ऐसा है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जिसने की शिशु सेवा योजना शुरू किया है? किसने है? तो ये किए हैं, ऑप्शन जो आपका है उत्तर प्रदेश, असम, बिहार या छत्तीसगढ़। तो आपका आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो क्या है? असम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? असम हो जाएगा। आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है किस केंद्रीय मंत्रालय ने नमस्ते योग नामक अभियान के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 मनाया? यानी कि नमस्ते योग, उसका थीम क्या था? नमस्ते योग था, लेकिन वो कौन थे? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 मनाया था। कौन से मंत्रालय के द्वारा मनाया गया था? ऑप्शन जो आपके पास है, पहला है आयुष मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या युवा मामले और खेल मंत्रालय। देखिए, जब भी मैं आंसर देता हूं, मेरे आंसर देने से पहले आप आंसर इसका आप चेक कर ले, आंसर आप कमेंट कर सकते हैं, आपका आंसर क्या है। जो भी लग रहा है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। देखिए, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जो क्या संस्कृति मंत्रालय है। यानी कि ये ऑप्शन नंबर बी है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी फुटबॉल खेल से संबंधित है? कौन सा इसमें से ट्रॉफी है जो फुटबॉल खेल से संबंधित है? ऑप्शन है मुंबई गोल्ड कप, एवरेस्ट कप, मार्डेका कप और वीसीसी कप। कौन सा है? तो आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है मार्डेका कप। मार्डेका कप जो है ये फुटबॉल से संबंधित खेल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सी जो है आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है लौंग पौधे का कौन सा भाग है? लौंग जो है ये पौधे का कौन सा भाग है? पहला ऑप्शन है फूलकली, कैलिक्स या पुष्पक्रम या फल। क्या है? देखिए तो आपका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए है, यानी लौंग जो है क्या है? एक फूल कली है, यानी कि फ्लावर बड है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वासियोरकर रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है? देखिए ये जो रोग है, ये बीमारी है, ये क्वासियोरकर जो है ये कौन से किसकी कमी से होता है? तो ऑप्शन आपका जो पहला है ये है विटामिन, प्रोटीन, वसा और खनिज। कौन सा है आपका आंसर? देखिए आपका आंसर यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जो क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन आपका आंसर है। प्रोटीन की कमी से क्वासियोरकर बीमारी होता है, क्वासियोरकर रोग होता है। ठीक है, आगे है अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की गति अधिकतम होगी? कौन सी? देखिए आपका ऑप्शन जहां देखिए चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से कौन सा है आपको वो बताने हैं। देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, उसके बाद ऑप्शन पढ़ रहा हूं, तब तक में आप अपना आंसर कमेंट कर सकते हो, अपना आंसर चेक कर सकते हो कि आपका आंसर यहाँ कौन सा है। देखिए तो यानी ध्वनि की गति किसमें अधिकतम होगी? ऑप्शन पहला जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर शुष्क हवा, 30 डिग्री सेल्सियस पर शुष्क हवा, 0 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्र हवा, यानी कि ह्यूमिडिटी की बात कर रहा हूं, ह्यूमिड की बात कर रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, और 30 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्र हवा। देखिए आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्र हवा है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए क्यों? क्योंकि देखिए जब भी कभी ठोस से गैस अवस्था में जाता है तो क्या होता है, वहां पर ध्वनि की जो गति होता है यहाँ पर कम हो जाता है। क्या होता है? कम। यानी ठोस में सबसे ज्यादा होता है और धीरे धीरे क्या होता है, जब गैस में जाता है तो क्या होता है, उसकी गति क्या होता है? कम हो जाता है। और जब मान लीजिए जब क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है, क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता है तो वहां पर क्या होता है, गति भी वहां पर क्या होता है, ध्वनि गति भी बढ़ जाता है यहाँ पर। तो उसको याद रख लें आप लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यदि ध्वनि तरंग की आवृत्ति को उनके मूल मान से आधा कर दिया जाए, यानी ध्वनि तरंग की आवृत्ति को अगर मूल मान से आधा कर दिया जाता है तो ध्वनि तरंग की गति में क्या होगा? ध्वनि तरंग की गति में क्या होगा? ऑप्शन है अपने मूल्य के आधे तक कम करें, यानी कम हो जाएगा, या फिर अपने मूल मूल्य से 2 गुना हो जाएगा, अपने मूल मूल्य के 4 गुना वृद्धि हो जाएगा, वही रहेगा। क्या होगा? यानी कि आपका आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपने मूल्य के आधे तक कम हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आगे है क्वेश्चन अगला जो है, ये दिए गए विकल्पों में से नाइट्रोजन का उच्चतम प्रतिशत निम्नलिखित में से किस उर्वरक में पाया जाता है? यानी देखो यहाँ पर 4 क्या है उर्वरक है, यहाँ पर फर्टिलाइजर दिया गया है, तो 4 ऑप्शन में से कौन सा है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक पाया जाता है? पहला ऑप्शन है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट और यूरिया। तो याद कर लीजिए नाइट्रोजन की सबसे मात्रा जो होती है ये किस में होती है? यूरिया में होती है। यूरिया जो है आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन है जब सल्फर को रबर से गर्म किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है गैल्वेनिकरण, सल्फोनेशन, वेल्केनाइजेशन या हाइड्रोडेसल्फराइजेशन। कौन से नाम से जाना जाता है? इसका नाम जो है वेल्केनाइजेशन है। क्या है? वेल्केनाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी जो आप लोग करे हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। जिसे नहीं पता है आप नोट बनाकर रख लें, इसका रिवीजन कर लें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं एग्जाम में, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको जरूर बना लें।
ठीक है। और अगर आप वन प्लस डिफेंस अकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर आप पेड कोर्स ले सकते हैं। इस पेड कोर्स अभी जो इंग्लिश का जो फी है ये 500 का फी है, ये आगे जाकर ये फी बढ़ जाएगा, तो जितना जल्दी हो सके इतना फी सबमिट करके, बहुत ही कम फी है, बस हम लोग आप लोगों का सपोर्ट है, इससे आप लोग जमा करके आप लोग क्लास कर सकते हो आप लोग, ठीक है। चलो आगे जो है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ठंडा करने पर फैलता है? कौन सा तत्व इसमें से है जो ठंडा करने पर फैलता है? ऑप्शन है सिलिकॉन, जर्मेनियम और सोडियम, यानी 3 तत्व दिया गया है, यहाँ पर 3 एलिमेंट दिया गया है। तीनों तत्व में से कौन सा है इसमें से जो कि ठंडा करने पर ये फैल जाता है? ऑप्शन पहला जो है 1 और 2, यानी कि सिलिकॉन और जर्मेनियम, या फिर मैं इसका आंसर ही कर देता हूं। इसका आंसर देखिए, आज का आंसर है ऑप्शन नंबर ए ही है। क्यों है? क्यों देखो, जब ये तत्व ऐसा है सिलिकॉन और जर्मेनियम, जब ठंडा किया जाता है तो क्या होता है? ये फैल जाता है। क्या होता है? ये फैल जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, तो अपना आंसर इसका मैच कर लें आप लोग, ठीक है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा चिली साल्ट पेट्रे और क्विक लाइम के रासायनिक सूत्रों का सही सेट है? यानी कि इसमें से कौन सा है जो कि क्या है? चिली साल्ट पेट्रे और क्विक लाइम का जो है केमिकल नेम है, केमिकल्स का फॉर्मूला है। ऑप्शन देखिए, इसका आप देख लीजिएगा, मैं इसका आंसर बता रहा हूं। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है। क्या है? NaNO3 या फिर ऐसे है, ठीक है, KNO3 और CaO, ठीक है। यानी कि ये तीनों जो है ये क्या है? क्विक लाइम का, सिलिक सल्फेट का और सल्फेटरी का, ये क्या है? केमिकल नेम है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक फाइल जिसे कंप्यूटर द्वारा किसी भी तरह से बदला, संपीड़ित यानी कि एडिटिंग या कि हेरफेर नहीं किया गया है, क्या कहलाता है? यानी कंप्यूटर फाइल जिसमें कोई भी चेंजिंग अभी तक नहीं किया गया, कुछ नहीं किया गया है, उस फाइल को क्या कहते हैं? क्या अस्थायी फाइल कहा जाता है, कच्ची फाइल यानी कि रॉ फाइल कहा जाता है, या अस्थायी फाइल कहा जाता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? क्या कहा जाता है? देखिए, जिस फाइल को कुछ नहीं किया जाता है, पहले की तरह रहता है, कुछ इसमें चेंजिंग नहीं, एडिटिंग नहीं, बदला नहीं जाता है, उस फाइल को क्या कहा जाता है? कच्ची फाइल यानी कि रॉ फाइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रॉ फाइल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ने सबसे पहले विंडोज नामक ऑपरेटिंग क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत किस वर्ष में की थी? ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस जो है, यानी कि विंडो नाम से कब ये लॉन्च किया था माइक्रोसॉफ्ट ने? ऑप्शन जो आपका पहला है 1977, 1980, 1985 और 1990। देखिए, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट है? कौन सा कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट है? ऑप्शन पहला है CPU, मेमोरी, ग्राफिक कार्ड और मदरबोर्ड। देखिए, ऑप्शन नंबर ए जो है यानी कि CPU जो है, ये क्या है? एक कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट है। कंप्यूटर क्या होता है? CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किसमें इनपुट डिवाइस शामिल है? यानी इसमें से कौन कौन सा है जो इनपुट डिवाइस है? पहला ऑप्शन है कुंजीपटल यानी कि कीबोर्ड, दूसरा है माउस। देखिए माउस, और ऑप्शन नंबर 3 में क्या कर रहा है? ए और बी दोनों, यानी दोनों या फिर केवल ए। देखिए, याद कर लीजिए, इनपुट डिवाइस वो होता है जिसके हेल्प से हम लोग कंप्यूटर में कुछ भी हम लोग इनपुट करते हैं, डालते हैं, वो क्या कहलाता है? इनपुट डिवाइस। यानी कि कीबोर्ड भी और माउस भी क्या है? इनपुट डिवाइस है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें कंप्यूटर के हार्डवेयर घटक शामिल है? कंप्यूटर हार्डवेयर कौन कौन सा इसमें से है? क्या प्रिंटर है, कीबोर्ड है, माउस है, या उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर है आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि प्रिंटर भी, कीबोर्ड भी और माउस भी क्या है? एक हार्डवेयर है। क्या है? हार्डवेयर है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज का लंब 5 सेंटीमीटर है, आधार 12 सेंटीमीटर है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ये क्वेश्चन है आपका मैथमेटिक्स का। देखिए, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना में क्या होता है? ऊंचाई होता है, यानी कि बेस इंटू में हाइट होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, यानी 1/2 बेस कितना दिया गया है? 12 दिया गया है, 12 और हाइट दिया गया है, यानी कि लंब दिया गया है कितना? 5 दिया गया है। अब देखो 2 से कट जाएगा 6, 6 पंजे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया
दिया गया है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको वो क्वेश्चन बताता हूँ, उस तरह का क्वेश्चन बताता हूँ जो आपके एग्जाम में आते हैं। देखिए ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं पढ़ने हैं, ज्यादा एडवांस लेवल के नहीं पढ़ने हैं, उतना इजी भी नहीं पढ़ना है। जो आपके एग्जाम में आते हैं वही क्वेश्चन पढ़ना है। कितना पढ़ना है मैं उस तरह से आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, और जो भी सजेशन है, जो भी क्वेरी है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। अगर आप परचेज करना चाहते हैं बुक, ई बुक, तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलो देखिए, किसी धन का 2% वार्षिक ब्याज दर से 4 महीने का साधारण ब्याज इतना दिया गया है, तो कितना, कौन से धन, किस धन का यानी कि वह अमाउंट क्या है। यानी देखो अमाउंट यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी बार में क्या होता है, एस आई इंटू में 100 अपॉन में रेट इंटू में टाइम होता है। अब देखिए एसआई कितना दिया गया है, 150 दिया गया है, 150 इंटू में 100 दिया गया है, बटा में रेट कितना दिया गया है, तो 2% वार्षिक है, यहाँ पर है एनम है, पर एनम है, और यहाँ क्या है, रेट क्या है, ये अब टाइम मंथ में दिया गया है ना, तो इंटू में मंथ कर लो, और मंथ दिया गया है इसमें, तो क्या नीचे क्या 12 हो जाएगा, ईयर बन जाएगा। अब नीचे से कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा 12। ठीक है, यानी मैं इसको साफ साफ में कर देता हूँ एक मिनट यहाँ पर। ठीक है, 150 इंटू में 100 इंटू में 12 बटा में 2 गुना में 4, देखो काट दो यहाँ पर, काट जाएगा 4 या 12, 2 से काट दो, यहाँ का 75, यानी कि 75 दिया 225, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर है। देखिए इस फॉर्मूला को, इस क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं, एस आई इक्वल टू एस आई के साधारण ब्याज बराबर में क्या होता है, पी आर टी अपॉन में 100। इसमें क्या जो वैल्यू दिया गया पुट यहाँ कर दो और निकाल दो आप, क्या निकाल दो, पे निकाल दो आप, इससे भी निकल जाएगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपका ये है। फॉर्मूला आप जितना फॉर्मूला है, फॉर्मूला जरूर याद कर लेना आप लोग। ठीक है, चलो आगे है, एक वृत्त की परिधि 88 मीटर है, इसकी त्रिज्या कितनी है। देखिए वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। देखो 2 पाई मुझे दिया गया कितना, 88 मीटर दिया गया है, यानी 2 इंटू में 22 इंटू में आर बपॉन में 7, यानी पाई का वैल्यू कितना इतना होता है ना, बार में 88 दिया गया है। देखो 2 से काटोगे तो यहाँ 44 हो जाएगा, 22 दूना में 44। देखो कुछ नहीं बेटा में 1 कर दो, अब आर ऊपर में है ना, तो आर ऊपर हो जाएगा, ये और ये दोनों गुना हो जाएगा, यानी कि 7 इंटू में 2 हो जाएगा, यानी कि 14 मीटर क्या हो जाएगा आपका, त्रिज्या हो जाएगा, आर कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि एक सामग्री को 60 रुपया में बेचने पर 10% का लाभ होता है तो 10% हानि के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो सबसे पहले उसको क्रय मूल्य निकाल लो। देखो सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे आप लोग, तो देखो सीपी निकालने के लिए क्या करोगे, क्या होता है, विक्रय मूल्य गुना में 100 अपॉन में 100 प्लस में लाभ प्रतिशत, यानी लाभ दिया 10 दिया गया है ना। देखो यहाँ पर मैं ला करता हूँ, प्रॉफिट कर देता हूँ पी से। ठीक है, अब देखो इतना हो जाएगा, इतना आप देखो आप सेलिंग प्राइस निकालेंगे, क्या करेंगे, इसमें क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, यानी कि आपका कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा ना, कॉस्ट प्राइस में गुना कर देंगे 100 से, फिर बटा में क्या कर देंगे, आपका हानि दिया गया ना, तो 100 माइनस में आप हानि, यानी कि देखो यहाँ पर क्या कर देना, पर 100 माइनस में लॉस परसेंट कर देंगे। यहाँ पर पहले आप अलग अलग निकाल लो, मैं इतना कर दूंगा तो कंफ्यूज कर जाओगे आप लोग, कोई गई। देखो सीपी निकालेंगे, क्या करेंगे आप लोग, तो देखो ये फॉर्मूला ये था आपका ना, यानी कि विक्रय मूल्य गुना में 100 अपॉन में 110 हो जाएगा, क्योंकि देखो लाभ 100 प्लस में लाभ प्रतिशत, अब देखो काट दो यहाँ पर 0 0 कट जाएगा, यहाँ पर या कितना हो जाएगा, 600 बटा में 11 हो जाएगा। अब देखो सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस इंटू में 100 प्लस में प्लस या माइनस दिया गया यहाँ पर, क्योंकि हानि दिया गया तो माइनस कर देंगे, लॉस परसेंट अपॉन में 100 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ की 600 बटा में 11 मुझे दिया ही गया है। अब 100 माइनस कितना हो जाएगा, 10% हानि है ना, तो यानी कि 90 बटा में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब काट दो यहाँ पर 0 0 कट जाएगा, यहाँ पर 6 9 4 540 बटा में 11, यानी कि 11 चौक 44, 11 चौक 44 में से अब देखो 44 40, यहाँ 10 बच जाएगा, फिर 0 11 99, यानी 49 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। देखो क्वेश्चन को तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए इतना लंबा कर दिया है। डायरेक्टली कैसे बनाओगे देख लो, यहाँ पर 60 इंटू में कितना कर दोगे आप, 100 बटा में या हो जाएगा 110 हो जाएगा, गुना में कितना हो जाएगा, हानि दिया है 10% ना, तो 90 बटा में 100 हो जाएगा। अब तो डायरेक्टली यहाँ काट दो, वही हो जाएगा, आपका आंसर कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, बात वही आ गया, 540 बटा में 11 डायरेक्टली बन जाएगा, एक बार बन जाएगा। ठीक है, इसको पहले प्रैक्टिस कर लो, फिर एक ही साथ कर लेना, ऐसे कर लेना। ठीक है आप लोग, चलो आगे है, दो रेखाओं को परस्पर काटने पर उनके तीनों कोणों का योग 300 है, तो चौथा कोण का मान कितना है। देखो दो रेखा है, अगर मान लो इस सभी कोण को मिला देंगे, यानी इस एक कोण ये कोण मिला कितना दिया गया, 300 दिया गया है।
अब देखो चारों कोण का वैल्यू कितना होता है, 360 होता है ना, 360 में 3 का मुझे मान दिया गया यहाँ पर, तो 3 मान घटा दो यहाँ पर, चौथा कोण कितना बन जाएगा, 60 डिग्री बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो आज के लिए इतना लेने दीजिए, क्योंकि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन लाया है आप लोगों के लिए, मैं इंग्लिश में क्वेश्चन लाऊंगा आप लोगों के लिए। तो फिर जो भी क्वेरी है, जो भी है, आपको जितना बना है इसमें से आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आप इसमें से कितना आपने बनाया है। ठीक है, चलो आप अब मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना वन प्लस डिफेंस एकेडमी का, जो प्ले स्टोर में डाउनलोड हो जाएगा, वन प्लस डिफेंस एकेडमी का डाउनलोड कर लेना मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ले लीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी से एक बार फिर से जय हिंद।